ओके। तो लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी सीवीटी एंड सीटी ट्रांजिएंट एरर के बारे में, ठीक है। और आज अपन बात करेंगे रिले का कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, राइट। और रिले एंड सर्किट ब्रेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिले की, उसके बाद में बात करेंगे सर्किट ब्रेकर की, ठीक है। तो रिले का जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है, वो ऑलरेडी मैं आपको ट्रिप सर्किट और सर्किट ब्रेकर जो मैंने आपको बताया था उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। बट वहां पर मैंने आपको सिंपल सिंगल फेज में बताया था, यहाँ पर मैं आपको थ्री फेज में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बट यहाँ पर अपन थ्री फेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन। अब थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में सपोज वी हैव एक रिले मुझे कनेक्ट करना है, रिले के साथ सर्किट ब्रेकर कनेक्ट करना है, राइट। तो उसको मैं किस तरीके से कनेक्ट करूंगा वो यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो रिले के अंदर सपोज रिले को कनेक्ट करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट विल बी वी विल मेजर, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेजर करेंगे करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। दो मेन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, फर्स्ट वन इज करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर जो करंट मेजरमेंट के लिए मैंने आपको बताया था, फॉर द करंट मेजरमेंट वी आर यूजिंग सीटी। करंट मेजरमेंट के लिए मैं क्या अप्लाई करूंगा, सीटी यहाँ पर मैं इंस्टॉल करूंगा। एंड वोल्टेज मेजरमेंट के लिए मैं क्या यूज मिलूंगा, पीटी यूज मिलूंगा, राइट। करंट मेजरमेंट के लिए सीटी यूज मिलूंगा और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए पीटी, ठीक है। वो या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल ट्रांसफर या वोल्टेज ट्रांसफर, ठीक है। अब यहाँ पर सीटी में जैसे ही अपन करंट मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पर थ्री फेज लाइन है, राइट। तो थ्री फेज लाइन में किस तरीके से कनेक्टेड होता है, सपोज मेरे पास ये ए फेज है, ये बी फेज है, ये सपोज सी फेज है, ठीक है। अब यहाँ पर ए फेज से मैंने एक कनेक्शन लिया है, एक बी फेज से कनेक्शन लिया है और सी फेज से कनेक्शन लिया है, राइट। और इस कनेक्शन से मैं इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको मैंने सीटी से कनेक्ट कर दिया, राइट। सीटी की जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी जो मेजर करेगी और सीटी की जो सेकेंडरी है इनसे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने का मतलब ये है कि तीनों फेज से कनेक्टेड है, यहाँ पर मैंने एक फेज से दिखा रखा है, इसका मतलब ये तीनों फेज से कनेक्टेड है। दैट मीन ये सीटी थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो सीटी कौन सा होगा, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होगा, राइट। यहाँ पर मैंने तीनों से कनेक्ट कर दिया यहाँ पर सीटी, राइट। और इनके सीरीज मैंने एक सर्किट ब्रेकर लगा दिया, राइट। ये सर्किट ब्रेकर यहाँ पर ऑपरेट करेगा, ठीक है। कैसे ऑपरेट करेगा वो अपन अभी बात करेंगे। इसी तरीके से सेम मुझे अगर इधर मैं क्या मेजर कर रहा हूँ, इट इज करंट, ठीक है। सेम जैसे मुझे वोल्टेज मेजरमेंट करना है, तो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए लाइन में मैंने क्या लगा रखा है, एक पीटी लगा रखा है, दैट इज थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। तो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में मैंने ए तीन फेज ले रखे हैं, राइट। ये मेरे पास ए फेज आ रहा है यहाँ से बी फेज आ रहा है, यहाँ से सी फेज आ रहा है, राइट। देयर इज ए थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर दैट इज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। और इसका मैंने न्यूट्रल जो है, दिस इज न्यूट्रल। और मैंने जैसे न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया, दैट मीन्स कौन सा कनेक्शन हो गया, स्टार कनेक्शन हो गया, राइट। तो मैंने स्टार कनेक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया प्राइमरी वाइंडिंग। सेकेंडरी कनेक्शन भी मैंने स्टार ले लिया है, यहाँ पर मैंने एक न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया है, मैं न्यूट्रल को मैं ग्राउंड कर दूंगा, एक न्यूट्रल एक ग्राउंड, ठीक है। अब न्यूट्रल को करने के बाद में जो मेरे पास ए बी सी फेज है, यहाँ पर आ जाएंगे ए फेज बी फेज और सी फेज, राइट। और तीनों जो लाइंस यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा पोटेंशियल ट्रांसफर, राइट। दिस इज पोटेंशियल ट्रांसफर एंड दिस coil is known as current coil connected to the current transformer for the current measurement. This potential coil is used for the potential transformer, right? तो पीटी पे मैं क्या कनेक्शन करता हूँ, प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, और करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए करंट कॉइल, राइट। अब यहाँ पर आपका सेम ऑपरेशन जैसे मैंने आपको सिंगल फेज बताया था, सेम ऑपरेशन यहाँ पे थ्री फेज के लिए रहेगा, राइट। सपोज मान लो, सपोज देर इज ए फॉल्ट इन ट्रांसमिशन लाइन एंड करंट चेंजेस, राइट। करंट विल बी इंक्रीज। तो करंट कौन मेजरमेंट करेगा, सीटी मेजर करेगा। और सीटी जो सेकेंडरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करंट आपका मेजर हो जाएगा, राइट। और सीटी से कनेक्टेड जो भी कोयल है, कौन सी कोयल है, करंट कोयल है, राइट। तो करंट कोयल जैसे ही ये कनेक्टेड होगी, करंट कोयल किससे कनेक्ट होगी, इस कॉन्टेक्ट से। दिस कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड, कौन सा कॉन्टेक्ट बोलते हैं इसको, रिले कॉन्टेक्ट, राइट। तो रिले कॉन्टेक्ट क्या होगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे कॉन्टेक्ट क्लोज होगा तो ये सर्किट मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सर्किट कंप्लीट होते ही मैंने यहाँ पर डीसी सप्लाई लगा रखी है, तो इंडक्टिव कॉइल या देयर इज नोन एज ट्रिप कॉइल। तो जैसे ही ये ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होगी, यहाँ पर एक मैकेनिकल स्विच होगा। एक तरह से सर्किट ब्रेकर इस तरह से कनेक्टेड है, इसमें इस तरीके से दिखा रखा है, इस तरीके से कनेक्टेड होता है।
यहाँ पे मैकेनिकल स्विच होता है और ये 3 फेज है, मैकेनिकल स्विच होते हैं। इस मैकेनिकल स्विच तो कुछ इस तरह का होता है यहाँ पर बैकग्राउंड, ठीक है। तो जो मैकेनिकल स्विच है, इस मैकेनिकल स्विच को ये डैश डैश से मैंने लाइन छोड़ कर रखी है, ये कनेक्ट होती है ट्रिप कॉइल से। तो जैसे ये ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होगी तो इन जो मैकेनिकल स्विच को क्या कर देगी, यहाँ पर इस तरफ यहाँ पे खींच लेगी। जैसे यहाँ पर इसको इधर तरफ खींचेगी तो ये कॉन्टेक्ट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, राइट। तो ओपन कॉन्टेक्ट तो ये अपने पास हेल्दी सेक्शन और जो पॉजिटिव सेक्शन है वो आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज सेम हियर, जैसे मैंने बात की करंट की, सेम हियर अगर यहाँ पर वोल्टेज में चेंज होते हैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में, तो पीटी क्या काम करेगा, वोल्टेज ट्रांसफर क्या करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा, इसको यहाँ पर स्टेप डाउन करेगा। स्टेप डाउन करके ये प्रेशर, ये जैसे स्टेप डाउन करेगा और सपोज मान लो कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर सेकेंडरी जो वोल्टेज है उसमें भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होके जो प्रेशर कोयल है उसके उसके थ्रू कॉन्टेक्ट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जैसे कॉन्टेक्ट क्लोज होंगे यहाँ पे करंट फ्लो होगी, और जैसे करंट फ्लो होगी तो ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होगा, और ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होने से कॉन्टेक्ट को क्या कर देगा, ओपन कर देगा, राइट। तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ द रिले इन थ्री फेज सर्किट, राइट। तो इस तरीके से अपन को थ्री फेज सर्किट में रिले का ऑपरेशन होता है। करंट एज वेल एज वोल्टेज, अपन दो फिजिकल क्वांटिटी बात कर रहे हैं, वन इज करंट, सेकंड इज वोल्टेज। तो करंट में अपन सीटी और यूज में लेते हैं, और वोल्टेज के लिए अपन पीटी यूज में लेते हैं, और पोटेंशियल ट्रांसफर, ठीक है। तो इस तरह से अपन रिले का यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मतलब ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे कि ये जो है वो एनओ से एनसी बन रहा है, ठीक है। और ये जो है एनसी से एनओ बन रहा है, इस बात पे ध्यान रखना, ठीक है। ये एनसी, ये एनओ से जो एनसी एनसी बन रहा है, और ये एनसी से आपका एनओ बन रहा है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फिर अपन टाइप्स ऑफ रिले की बात करते हैं। किसी का भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, सब सो रहे हैं क्या? एक का आंसर आया है सिर्फ, नो डाउट, बाकी सब सो रहे हैं। ये रेस्पॉन्स दे दिया करो टाइम पर। ये आपकी लास्ट मेरी ऑनलाइन क्लास है, कम से कम इसमें तो रेस्पॉन्स दे दो, उसके बाद में तो ऑफलाइन भी मिलेंगे, ठीक है। आएगा। तो ठीक है, ये रिले का ऑप्शन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट चीज टाइप्स ऑफ रिले, राइट। तो टाइप्स ऑफ रिले के अंदर अपन को डिटेल में नहीं पढ़ना है, डिटेल में अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए मैं बता दूंगा यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिले। मैं यहाँ पर एक और पे लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइप ऑफ रिले इज फर्स्ट टाइप ऑफ रिले इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, ठीक है। तो फर्स्ट रिले की अपन बात करते हैं। फर्स्ट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले आपने देख रखी होगी, प्रोजेक्ट लैब में भी ऑलरेडी है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का ऑपरेशन कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, ये आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। समझाने के लिए बना रहा हूँ, अगर पूरा बन जाए तो इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। ये नोट्स में नहीं है डायग्राम। ये टोटल 5 आपके टर्मिनल होते हैं इस पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में। ये बहुत पुरानी टाइप के रिले, जो रिले होती हैं उनमें यूज होता है। नॉर्मल अपने मॉडर्न टाइम पे ये रिले यूज में नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से 5 आपके टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर आपके एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये मैंने कुछ मैग्नेटिक मटेरियल लगा दिया, और इस मैग्नेटिक मटेरियल पर एक कोयल बॉन्ड होती है, ठीक है? ये कोयल बॉन्ड होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कोयल बॉन्ड होती है, ठीक है। और यहाँ पर दो टाइप के कॉन्टेक्ट होते हैं। वन टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट इज दिस इज एनओ, एनओ, ये होता है आपका एनसी, ठीक है। और यहाँ पर ये कनेक्शन जो होता है इस पे एनसी पे होगा, ठीक है।
और ये वाला एक टर्मिनल यहाँ पे आपका कॉमन पे रहेगा, दिस टर्मिनल इज कॉमन। तो इस टाइप से आपके 5 टर्मिनल होते हैं इसके अंदर। दो कॉन्टेक्ट पे आपका एक कोई मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, उस पे एक कॉइल बॉन्ड होती है, उस कॉइल बॉन्ड पे अपन सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। जस्ट वेट वन वन सेकंड। तो यहाँ पर आपका कॉइल बॉन्ड होती है, और यहाँ पर आप डीसी सप्लाई आप दे सकते हो, ठीक है, हियर डीसी सप्लाई। अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपना एनसी पे नॉर्मली क्लोज पे रहेगा। अगर सपोज मुझे रिले को ऑपरेट करवाना है, ठीक है, तो रिले को ऑपरेट कराने के लिए सपोज यहाँ पर मैं डीसी सप्लाई दूंगा, तो डीसी सप्लाई देने के बाद में यहाँ पे करंट फ्लो होगी, और जैसे यहाँ पे करंट फ्लो होगी, तो इस मैग्नेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो यहाँ पर एक ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप कर देगा, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मेरे पास जो यहाँ पर एनसी से कनेक्टेड था, ठीक है, तो एनसी से कनेक्शन के बाद में किससे कनेक्शन हो जाएगा, नेक्स्ट चीज विथ एनओ। तो जैसे ये एनओ पे कनेक्शन होगा, आपकी रिले ऑपरेट कर जाएगी, राइट। तो यहाँ पर कनेक्शन कैसे हुआ, यहाँ पर मैंने डीसी सप्लाई दी, करंट फ्लो हुई, मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पर आपके मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से क्या होगा, ये एनसी क्या बन जाएगा, एनओ बन जाएगा, राइट। तो जैसे ये एनओ बना, तो आपकी जो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल रिले इज यूज फॉर द स्विचिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो ये एनसी से जैसे ही एनओ बना, तो आपकी रिले ऑपरेट कर जाएगी। इसको और समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे सपोज इसका मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये मेरी कोयल होगी, इस तरह से कोयल ही है, जिसमें बना रखा है मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैं कोयल बना लेता हूँ, तो एक ही, या मैंने डीसी सप्लाई दे रखा है। नॉर्मली पोजिशन में सपोज ये एनओ पे है, दिस एनओ एंड एनसी, ठीक है। ये मैं सपोज इसको मैं एनओ कर देता हूँ, इस एनओ एंड दिस एनसी, राइट। और मुझे ऑपरेशन कराना है बल्ब के साथ में, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास सपोज बल्ब है, ठीक है। अब सपोज ये नॉर्मल कनेक्शन सपोज एनसी पे है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ डीसी सप्लाई लगाऊंगा, तो डीसी सप्लाई का करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से यहाँ पर सपोज मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने से ये जो एनसी जो है नॉर्मली पोजिशन में क्या है, ये बल्ब आपका ऑफ है कंडीशन में, तो नॉर्मल कंडीशन में कौन सा है, ऑफ कंडीशन में, राइट, जब रिले ऑपरेट नहीं कर रही, ठीक है। और जैसे ही मैंने एनसी से एनओ बनाया, तो जैसे इस पे कनेक्शन है, जैसे इस पे कनेक्शन हो गया, इसका मतलब जो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप डिसाइड कर सकते हो कि रिले को कब ऑपरेट कराना है, मींस अगर मान लो कि रिले ऑपरेटिव कंडीशन में नहीं रहती है, ठीक है, देयर इज नो ऑपरेशन, तो नो ऑपरेशन की कंडीशन में आपके पास बल्ब क्या है, ऑफ है, राइट। बल्ब की जो पोजीशन है वो कौन सी है, ऑफ पोजीशन, ठीक है, बल्ब की पोजीशन ऑफ। और ऑपरेशन के टाइम पे बल्ब की पोजीशन क्या है, ऑपरेशन के टाइम पे बल्ब की पोजीशन क्या है, ऑन है, राइट। ऑपरेशन पे आपकी ऑन, दैट मीन्स आप रिले को ऑपरेट करा सकते हो। सपोज मान लो कि सिस्टम नॉर्मल सिस्टम चल रहा है, और नॉर्मल सिस्टम में आपकी कनेक्शन है, कनेक्शन हो रहा है, राइट। और आपको कैसे पता चलेगा कि किसी सिस्टम में फॉल्ट आया कि नहीं आया, तो पहले क्या होता था कि बल्ब कनेक्टेड होते थे, राइट। तो ये मैं पहले से मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर रिले ऑपरेशन में नहीं होगी, दैट मीन्स जो आपका जो बल्ब जो है वो ऑफ कंडीशन में रहेगा, और जैसे ही रिले ऑपरेट कंडीशन में आती है, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही बल्ब ऑन हो जाता है उस पर्टिकुलर सेक्शन में, तो जो वो जो ऑपरेटर बैठा होता है, तो ऑपरेटर को ये पता चल जाता है कि इस रिले में ये रिले ऑपरेट कर रही है, दैट मीन्स इस सेक्शन में फॉल्ट है। तो पहले ऐसे होता था कि बल्ब जैसे ही जलता था, तो पता लग जाता था कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में फॉल्ट है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑपरेशन कैसे करा रहे हो। सपोज मान लो मैं सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज अपन चाह रहे हैं कि बल्ब जब ऑफ हो, तब हमको पता चल जाए कि रिले का जो ऑपरेशन है हो रहा है, मतलब जस्ट उल्टा।
सपोज मान लो कि अपन को ये ऑपरेशन उल्टा कराना है, कि सपोज मान लो कि सारे बल्ब ऑन है नॉर्मल पोजीशन में, और बल्ब को मुझे ऑफ कराना है। जैसे जैसे ही बल्ब ऑफ होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जो रिले जो है ऑपरेट कंडीशन है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि बल्ब को रिले को आप किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम इसमें जस्ट अपोजिट कंडीशन होगी। बल्ब को जब बल्ब ऑफ होगा तब मैं रिले को ऑपरेट कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें मैं सेम यहाँ पर मैं कोयल लगा लेता हूँ, दिस इज द कोयल। यहाँ पे मैंने डीसी सप्लाई दूंगा, यहाँ पे मैं इस कनेक्शन ही सपोज ये तो कॉमन हो गया। एक यहाँ पर आपका एनओ और एक आप यहाँ पर एनसी, दिस इज एनओ टर्मिनल, एनओ, दिस इज एनसी, ठीक है। और अब मेरा जो बल्ब कनेक्शन होगा नॉर्मल पोर्शन पे, वो कहाँ पे होगा, एनसी पे, राइट। और यहाँ पर मैं कनेक्शन मेरा ऑलरेडी एनसी पे होगा, ठीक है। एनसी पे होने के बाद में ये मेरा बल्ब कनेक्शन हो गया। सपोज मैंने बल्ब लगा दिया, या मैं सपोज बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है? और बल्ब को मुझे पहले से ग्लो कराना है, तो ग्लो कराने के लिए मैं यहाँ पर सपोज एडीसी सप्लाई यहाँ पे एक सप्लाई मैंने यहाँ पे सबको दे दी, ठीक है। सॉरी, डीसी नहीं देगी, एसी सप्लाई, एसी सप्लाई मैंने यहाँ पे दे दी सपोज, ठीक है। ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में बल्ब क्या है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल पोजिशन में आपका बल्ब जो है आपका ग्लो कर रहा है। अब देखो, अब जैसे मैंने सपोज यहाँ पे डी सप्लाई दी, यहाँ पर करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। अब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने से ये जो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से एंगल एनसी से क्या बन जाएगा, एनो बन जाएगा। तो मेरी देखो पोजीशन कहाँ पे बन जाएगी, पोजीशन आपकी यहाँ से यहाँ बन गई, ठीक है। जैसे ही मेरी पोजीशन यहाँ से यहाँ बनी, तो बल्ब जो मेरा था वो किसी कंडीशन में आएगा, ऑफ कंडीशन में आएगा, ऑफ कंडीशन में आएगा। यहाँ पर एक स्प्रिंग भी होती है, यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है जो कि इसको एनसी से एनो बनाता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग स्प्रिंग के थ्रू क्या करता है, ये एनसी से एनो बनाता रहता है, जैसे एक स्प्रिंग भी कनेक्टेड होती है। जैसे एनो बनाएगा तो बल्ब जो है ऑन से कंडीशन में ऑफ कंडीशन में आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब रिले जब है ऑफ ऑन कंडीशन में थी तब क्या आपका तो रिले जब नो ऑपरेशन में थी तो आपका क्या कर रहा था, बल्ब ऑन हो रहा था। और जैसे ही ऑपरेशन में आ गई तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि जैसे बल्ब ऑफ हुआ है तो दैट मीन्स इस सेक्शन में आपके पास ये वाली रिले ऑपरेट कर रही है, दैट मीन्स इस सेक्शन में आपका फॉल्ट है, राइट। तो पहले इस तरह का ऑपरेशन होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम वी हैव नॉट यूज दिस टाइप ऑफ रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले अपन ये यूज में नहीं लेता, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये वाला डायग्राम जो है इसमें बना हुआ नहीं है इसमें नोट्स में, ताकि यहाँ से आप क्या है कि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, यहाँ से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये डायग्राम या तो मैं एक अच्छा सा डायग्राम बना के आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसमें क्या थोड़ा क्लियर नहीं है, क्या क्लियर डायग्राम नहीं आ रहा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी क्लियर डायग्राम में बना के गूगल क्लासरूम पे लगा दूंगा, ठीक है। ये क्लियर है, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है स्टैटिक रिले, ठीक है। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं स्टैटिक रिले। सेकंड इज स्टैटिक रिले। तो फर्स्ट आपने कौन सी पढ़ी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। सेकंड इज अपन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, राइट। डिटेल में अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अपन यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ रहे हैं कि स्टैटिक रिले है क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले एक्चुअली क्या है कि 1975 और 1980 के पहले यूज में होती थी, राइट। उसके बाद में स्टैटिक रिले आई। अब स्टैटिक रिले का सबसे बड़ा फायदा क्या था कि स्टैटिक रिले आपको टर्म से दिख रहा है दैट देयर इज नो रोटेटिंग पार्ट। जैसे आपका एंडो सीएनसी बन रहा है, स्प्रिंग जो है स्प्रिंग का ऑपरेशन हो रहा है, राइट, स्प्रिंग लगी हुई है।
तो कोई भी आपके इसमें मूविंग पार्ट कोई भी नहीं होंगे, ठीक है। इन स्टैटिक रिले देयर इज नो मूविंग पार्ट, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ इसका कि जो भी मेरे पास लॉसेस तो वो खत्म हो गए, ठीक है, ठीक है, कोई भी मूविंग पार्ट है नहीं है, ठीक है, देयर इज नो मूविंग पार्ट, ठीक है। तो स्टैटिक रिले का सबसे बड़ा फायदा तो ये हो, ठीक है। और दूसरा है कि जो स्टैटिक रिले है वो नए कॉन्सेप्ट पे काम करने लगी, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ द एनालॉग, ठीक है, एनालॉग सर्किट पे काम करने लगी, राइट। तो एनालॉग सर्किट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो ये जो स्टैटिक रिले है इट इज बेस्ड ऑन द एनालॉग सर्किट, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक रिले है वो एनालॉग सर्किट पे काम करती है। इसका जो स्टैटिक रिले का जो बेसिक ऑपरेशन है वो मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम से बता दूंगा, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली अपन क्या करते हैं जब भी कोई फॉल्ट आता है, जैसे कोई मान लो फॉल्ट आया तो जो फॉल्ट जो करंट है उसको मेजर कौन करेगा, सीटी करेगा, ठीक है। और सीटी मेजर करेगा तो उसको सेकेंडरी साइड में जो सीटी का जो सेकेंडरी है उसको मेजर करेगा अकॉर्डिंग टू द फॉल्ट करंट, राइट। तो सबसे पहले जो करंट जो मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन से जो करंट आ रही है वो कहाँ पर जाएगी, सीटी के सेकेंडरी में जाएगी, राइट। ये मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी डायग्राम है दैट इज सेकेंडरी ऑफ, अगर वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो सीटी और करंट की बात करें तो पीटी, राइट। तो सेकेंडरी ऑफ सीटी एंड पीटी, राइट। तो सेकेंडरी ऑफ सीटी एंड पीटी में जो करंट और वोल्टेज, मेरी तरफ से नेटवर्क लॉस्ट हो गया था, अब आपको क्लियर आ रही है बात। और यहाँ पे क्या है कि नेटवर्क नेटवर्क चला गया था, अभी जस्ट आया है। स्क्रीन दिख रही है आपको या फिर स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है क्या, क्योंकि अब नेटवर्क चला गया था, स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके मैं स्क्रीन विजिबल करता हूँ। तो ये मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि बीच में नेटवर्क लॉस्ट हो गया तो आपको पता नहीं चला होगा ये तो, ठीक है। दोबारा अपन स्टार्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो स्टैटिक रिले मैंने आपको बता रहा था देयर इज नो मूविंग पार्ट इज बेस्ड ऑन द एनालॉग सर्किट, और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा था, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो सिस्टम में फॉल्ट आया तो फॉल्ट आने पर अपन बात करते हैं नॉर्मली करंट और वोल्टेज की, राइट। करंट इज मेजर बाय द सीटी एंड वोल्टेज इज मेजर बाय द पीटी, राइट। तो जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट आएंगे और वोल्टेज आएगा तो सीटी और पीटी के हेल्प से वो मेजर हो जाएगा, राइट। अब जो करंट जो वोल्टेज है वो प्राइमरी वाइंडिंग में जो आ रहा है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट और वोल्टेज आएंगे वो आपके अकॉर्डिंगली आपके मेजर हो जाएंगे, राइट। दैट मीन्स आपका करंट और वोल्टेज किस में जा रहा है, सीटी और पीटी में जा रहा है। तो करंट इन सीटी, वोल्टेज इन टू द पीटी इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। अब उसके बाद में सेकेंडरी के अंदर जो करंट और वोल्टेज गया, ठीक है, तो उसका जो आउटपुट है, इस पर्टिकुलर का जो आउटपुट है उसका आउटपुट जाएगा रेक्टिफायर में। तो यहाँ पर सारा एनालॉग सर्किट आने वाला है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट जाएगा दैट इज इन रेक्टिफायर, यहाँ पे एक रेक्टिफायर कनेक्टेड होता है, इसका जो आउटपुट है वो रेक्टिफायर में जाएगा, देयर इज कनेक्शन इन रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर का काम क्या होता है वो सबको पता है ऑलरेडी। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में करने का काम होता है, सबको पता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एसी को डीसी में चेंज करेगा, राइट। अब ये एसी को डीसी में चेंज करने के बाद में यहाँ पर एक रिले मेजरिंग सर्किट कनेक्शन होता है, देयर इज कनेक्शन ऑफ रिले मेजरिंग सर्किट। इसके बाद में देयर इज ए ब्लॉक ऑफ रिले
मेजरिंग सर्किट। इसका हायरार्की का ऑपरेशन बताऊंगा। सेकेंडरी ऑफ सीटीपीटी से कहा गया रेक्टिफायर में गया, और रेक्टिफायर में कहाँ पे गया, रिले मेजरिंग सर्किट। तो रिले मेजरिंग सर्किट, रिले मेजरिंग सर्किट। अब रिले मेजरिंग सर्किट से इसका जो आउटपुट है वो जाएगा एम्पलीफायर में। तो यहाँ पर आपके पास कनेक्शन होगा एम्पलीफायर, राइट। अब सबको फिर होंगे रिले मेजरिंग सर्किट में क्या होता है, एम्पलीफायर में क्या होता है, सब आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं ब्लॉक डायग्राम बना देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो इसका जो आउटपुट है वो जाएगा एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर सिग्नल, ठीक है। देयर इज एम्पलीफायर, ठीक है। और एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो जाएगा, नीचे बना लेता हूँ मैं, अगर जगह नहीं है। एम्पलीफायर का जो आउटपुट जाएगा वो जाएगा एक आउटपुट डिवाइस में। देयर इज ए आउटपुट डिवाइस, देयर इज ए आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस का जो आउटपुट है वो जाएगा लास्ट में सिंपल सर्किट ब्रेकर ही आएगा। तो मैं सर्किट ब्रेकर बना देता हूँ। आउटपुट डिवाइस का जो आउटपुट जाएगा वो जाएगा सर्किट ब्रेकर में। तो मैं यहाँ पर सर्किट ब्रेकर बना लेता हूँ, एक ब्लॉक, भेजिए सर्किट ब्रेकर। इसको सर्किट ब्रेकर को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यदि आप ट्रांसमिशन लाइन में बनाओगे तो वहां पर भी आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर का जो आउटपुट है, तो वो सॉरी आउटपुट डिवाइस का जो आउटपुट है वो जाएगा सर्किट ब्रेकर में, और सर्किट ब्रेकर क्या कर देगा, उसको ट्रिप कर देगा, राइट। तो इसे ट्रिप सर्किट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो उसको समझिए आप, ठीक है। कि यहाँ से जो सीटी की जो सेकेंडरी से और पीटी सेकेंडरी से जो करंट और वोल्टेज आए, राइट, दिस करंट एंड वोल्टेज आर कॉल्ड एज ए रिलेइंग क्वांटिटी, ठीक है। रिलेइंग क्वांटिटी एक तरह से क्या है, देयर इज अ सिग्नल ऑफ करंट एंड वोल्टेज, राइट। एसी सिग्नल्स हैं, इन एसी सिग्नल्स को, इनको अपन बोलते हैं रिलेइंग क्वांटिटी। मैं लिख देता हूँ, रिलेइंग क्वांटिटी बोलते हैं। कौन कौन से हैं, करंट एंड वोल्टेज, दीज आर द रिलेइंग क्वांटिटी, राइट। तो रिलेइंग क्वांटिटी कहां पर जाएंगे, रेक्टिफायर के इनपुट पे जाएंगे। वी ऑल नो दैट रेक्टिफायर कन्वर्टेड दैट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल। तो जो सिग्नल्स आ रहे हैं करंट और वोल्टेज, वो रेक्टिफायर में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। अब जो डीसी से जो मेरे पास आउटपुट, रेक्टिफायर का जो आउटपुट आया है, राइट, जो डीसी, जो आउटपुट कौन सा सिग्नल है मेरे पास, एसी और डीसी है, डीसी सिग्नल है, राइट। अब डीसी सिग्नल जो जा रहा है वो रिलेइंग मेजरिंग सर्किट में जा रहा है, और रिलेइंग जो मेजरिंग सर्किट है, इसका एक पर्टिकुलर सर्किट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा 4th यूनिट में, कि इस पर्टिकुलर रिलेइंग मेजरिंग सर्किट में देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिवाइसेस, राइट। इसके अंदर जैसे एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कंपैरेटर्स होते हैं, है ना, और जो आपके लेवल डिटेक्टर होते हैं, इनका सबका ऑपरेशन आपको मैं बताऊंगा वहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। अभी आप इनका नाम समझ लिए। और लेवल डिटेक्टर होते हैं, लॉजिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, जैसे मान लो कंपेरेटर्स है, तो कंपेरेटर्स क्या काम करेगा कि जैसे मान लो वोल्टेज और करंट की जो क्वांटिटी आई, तो कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी इसमें मेजर होती है, मतलब रिले मेजरिंग का सर्किट का मतलब है ये मेजर करेगा, और मेजर करने के बाद में कंपेयर करेगा। जैसे मान लो कि करंट आई, करंट का डीसी सिग्नल आया, तो डीसी सिग्नल आने के बाद में किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी से, कोई फिक्स क्वांटिटी होती है, उसे कंपेयर करेगा। और कंपेयर करने पर सपोज उस पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा हो जाती है, दैट मीन्स वो मेरा जो फॉल्ट करंट है वो ज्यादा हो गया, ठीक है। अगर मान लो कुछ पर्टिकुलर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से, उसको मैं बोल सकता हूँ थ्रेशोल्ड वैल्यू, कुछ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू से जितने ज्यादा हुआ, तो ये सिग्नल्स कहाँ चला जाएगा, एम्पलीफायर में, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द करंट और वोल्टेज, दैट रिलेइंग मेजर सर्किट वर्क्स, राइट। दैट कंपैरेटर, रिलेटर, लॉजिक सर्किट्स आर वर्क, राइट। तो अपन डिपेंड करता है कि अपन कौन सी रिले, इसके अकॉर्डिंग अपन कंपैरेटर, लेवल डिटेक्टर, लॉजिक सर्किट्स अपन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो सपोज मान लो कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू से इम्प्रूव ज्यादा हो गया, तो करंट जो है, करंट या वोल्टेज है, वो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू से मेरे पास कुछ ज्यादा करंट आ गया।
और कुछ करंट जाने के बाद में इसका जो आउटपुट सिग्नल्स है वो कहाँ जाएगा, एम्पलीफायर में जाएगा, ठीक। और इस पर्टिकुलर जो करंट है, जो करंट की जो वैल्यू आई है या वोल्टेज जो वैल्यू आई है, उस एम्पलीफायर सिग्नल से वो कहाँ चला जाएगा, उसका आउटपुट यहाँ पे। और एम्पलीफायर का काम क्या होगा, उस सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। तो जो एम्पलीफाई जो सिग्नल्स है, यहाँ पर जो एम्पलीफाई जो सिग्नल्स आएगा वो कहाँ पे जाएगा, एम्पलीफायर सिग्नल इज गिवन टू द आउटपुट डिवाइस, राइट। अब ये जो आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है कि आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जैसे ये एक तरह से एल्गोरिथम होती है, राइट। कुछ एल्गोरिथम होती है, उसके अकॉर्डिंग ये मतलब कि ये एक तरह से आउटपुट डिवाइस यूज एज ए कमांड टू द गिवन द सर्किट ब्रेकर। तो ये सर्किट ब्रेकर को कमांड देगा कि आपको ऑपरेट करना है, अगर नहीं ऑपरेट करना है तो कोई कमांड नहीं देगा, और ऑपरेट करना है तो आउटपुट डिवाइस का काम होगा टू गिव द कमांड टू द ऑपरेट फॉर द सर्किट ब्रेकर, ठीक है। यूज एज ए कमांड, तो आउटपुट डिवाइस एज ए कमांड की तरह काम करेगा, वो कमांड देगा सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर जो है अकॉर्डिंगली उस सर्किट को ट्रिप कर देगा। जो मेरे पास जो कोयल होती है, कोयल के थ्रू मैकेनिकल जो स्विच है उसको ओपन करेगा और आपके कॉन्टेक्ट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और कॉन्टेक्ट जैसे ओपन हो जाएगा तो आपका ट्रिप सर्किट ट्रिप कर जाएगा, और हेल्दी सेक्शन और फॉल्टी सेक्शन आपका अलग अलग हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से स्टैटिक रिले काम करता है। अब इसमें कोई भी यहाँ पर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं, कोई भी आपको मूविंग पार्ट नहीं दिख रहा है, तो देर इज नो मूविंग पार्ट इन दिस पर्टिकुलर ऑल द ब्लॉक। और यहाँ पे जितने भी ये ब्लॉक्स हैं, जैसे रिले मेजरिंग यूनिट है, एम्पलीफायर है, आउटपुट डिवाइसेज है, और ट्रिप सर्किट, ये ट्रिप सर्किट है, इनको एक डीसी सप्लाई अलग से अपन देते हैं, ऑक्सिलरी सप्लाई। तो जितने भी डिवाइसेज ये हैं इनको अपन डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। ऑल डिवाइसेज, these all devices, relay measuring unit, amplifier, इनको अपन ने डीसी सप्लाई देते हैं, राइट। देयर इज ए डीसी सप्लाई इज गिवन टू द ऑल द डिवाइसेस, इनको अपन डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, अलग से। इसको अपन ऑक्सिलरी सप्लाई भी बोल सकते हैं, एक अलग से अपन सप्लाई देते हैं इनको, क्योंकि इनको वर्क करने के लिए डी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, इसको डी सप्लाई अपन यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्टैटिक रिले जो है वो वर्क करता है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। इसका जो पूरा पार्ट जो है वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, आई थिंक 30 मिनट में होगा सर। तो जितने भी स्टैटिक टाइप के रिले हैं वो अपन डिस्कस करेंगे 30 मिनट में। और दूसरा टाइप जैसे सेकंड टाइप ऑफ रिले ना, स्टैटिक रिले, ठीक है। और इसके जो कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो भी आपके एग्जाम्स में कई बार आ जाते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। इसके जो एडवांटेज है, इसका जो फर्स्ट एडवांटेज जो है, फर्स्ट एडवांटेज दैट इज, जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले थी, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रिले में एक्चुअली क्या है कि जो रेस्पॉन्स था उसका बहुत फास्ट नहीं था, ठीक है, बिकॉज देयर इज मूविंग पार्ट है ना। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा सबसे सबसे बढ़िया एज ए कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, ठीक है, इसका जो रेस्पॉन्स होगा फास्ट होगा, राइट। यहाँ पे जो रेस्पॉन्स इज फास्ट, और किसके इसको फास्ट टाइम नहीं कहूंगा मैं, फास्ट तो हो गया, फास्ट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो फास्ट रेस्पॉन्स किसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के रेस्पेक्ट में इसका जो रेस्पॉन्स होगा फास्ट होगा, राइट। सेकेंड पॉइंट इज ए लॉन्ग लाइफ। तो इसमें लॉन्ग लाइफ का मतलब ये है कि देयर इज नो मूविंग पार्ट, तो मूविंग पार्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, तो इसका जो लाइफ जो है ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा रहती है, ठीक है। तो सेकंड इज लॉन्ग लाइफ एज कम्पेयर टू, ये सारा कंपेरिजन मैं बता रहा हूँ, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल रे, ठीक है, नॉट अदर टाइप्स ऑफ रिले, ठीक है। थर्ड इज ऑब्वियसली बात है देयर इज नो मूविंग पार्ट, दैट मींस लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। इसमें जो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगी वो लेस होगी, क्यों लेस होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो मूविंग पार्ट को आपको कहीं पे आपको उसको रिमूव नहीं करना है, आपको उसको कोई मेंटेनेंस उसकी नहीं रखनी है, तो उसकी जो मेंटेनेंस होगी वो लेस होगी, राइट, बिकॉज ऑफ मूविंग पार्ट्स, राइट। फोर्थ पॉइंट, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये पूरा जो सर्किट, पूरा जो आपका सर्किटरी है स्टैटिक रिले का, दे प्रोवाइड द हाई रेजिस्टेंस। और हाई रेजिस्टेंस की वजह से सपोज कोई इन पर्टिकुलर जो भी इक्विपमेंट है उनकी वजह से कोई भी शॉक नहीं आता है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस एंड नो शॉक, ठीक है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपको शॉक प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है।
देयर इज ए फोर्थ पॉइंट, ठीक है। और नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो साइज होती है, नॉर्मली इसकी जो साइज होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले से आपकी कम होती है। तो साइज इज लेस, साइज इसको मैं कहूंगा लेस साइज, ठीक है। या पे इसको बोल सकते हैं अपन कॉम्पैक्ट साइज, जो साइज होती है वो कॉम्पैक्ट होती है। एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पर अपन ने इस सिग्नल्स को एम्पलीफाई किया, तो एम्पलीफाई करने से इसकी जो सेंसिटिविटी है वो सेंसिटिविटी आपके यहाँ पर इंप्रूव हो जाती है। सेंसिटिविटी इंप्रूव बिकॉज ऑफ एम्पलीफाइड सिग्नल, ठीक है, एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले the sensitivity will be improved, right? और सबसे मेन इंपोर्टेंट ऑपरेशन है दैट इज सेवेंथ पॉइंट, दैट इज इस ऑपरेशन इज वेरी फास्ट। जैसे मैंने आपको फास्ट ऑपरेशन बताया, इसको अपन फास्ट रेस्पॉन्स भी बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं अपन दैट इज फ्रीक्वेंट रेस्पॉन्स, राइट। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से इसके कुछ एडवांटेज हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। इसकी जो लिमिटेशन है, कुछ इसकी लिमिटेशन भी होती हैं, डिसएडवांटेज, क्योंकि ये जो स्टैटिक रिले है वो कुछ इसी टाइम पर ये काम नहीं करता है, कुछ टाइम पर। तो लिमिटेशन क्या हो सकती है इसकी? एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि जो डिवाइस है जो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी रिले के अंदर जो सेंस करने की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो अपन को वोल्टेज और करंट को ये सेंस कर रहा है। नो, ये जो स्टैटिक डिवाइसेज है टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, और टेम्परेचर सेंसिटिव होने से जो ऑपरेशन है वो अफेक्ट करता है। दिस डिवाइस इज टेम्परेचर सेंसिटिव। तो टेम्परेचर सेंसिटिव अगर डिवाइसेस होगी तो ऑब्वियसली बात है कि जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इफेक्ट होगी। जैसे मान लो कि इसका जो करंट है, तो करंट अगर कम ज्यादा हो रही है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्स होना चाहिए। बट मान लो कि अगर करंट वोल्टेज के साथ साथ टेम्परेचर भी सेंस कर रही है, ठीक है, दैट इज नॉट अवर प्रायोरिटी, ठीक है, वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है जो टेम्परेचर को भी सेंस करे। तो टेम्परेचर सेंस करने से ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होती है, ठीक है। इसको सेंस करने के लिए बहुत सारी तरह के अपन डिजिटल टेक्निक्स हैं, उसको अपन इंप्रूव करते हैं, कुछ अपन एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न जो सिनेरियो है उसके अंदर अपन एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं ताकि वो और दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी उनको सेंस ना करे, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट को सेंस करने के साथ टेम्परेचर को भी सेंस कर देती है। तो अपना पर्पज क्या है कि सिर्फ वो वोल्टेज और करंट को सेंस करे, ठीक है। तो इसके लिए टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होती है, उसकी वजह से अपना जो वोल्टेज और करंट इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर सेंसिटिव को दूर करने के लिए अपन डिजिटल डिवाइसेज यूज में लेते हैं, ठीक। तो अपन नेक्स्ट में अपन डिजिटल की बात करेंगे। तो डिजिटल के अंदर अपन जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कुछ एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, तो वहां पर आपका ये टेम्परेचर सेंसिटिव वाला पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे मेन इंपोर्टेंट है कि टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, तो इसलिए अपन इसको यूज में कम लेते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द डिजिटल रिले, ठीक है। नेक्स्ट आपको डिजिटल रिले के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जो भी वोल्टेज इसके ट्रांजिएंट्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दीज आर द इन द स्टैटिक रिले देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, और सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट अगर आप हायर जो वोल्टेज अगर अप्लाई कर दोगे तो हायर वोल्टेज की वजह से क्या हो सकता है, वो आपके जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो आपके अगर हायर वोल्टेज आ गए ड्यू टू द हायर वोल्टेज, तो यहाँ पे रेक्टिफायर्स लगे हैं और दूसरे सिंगल से कैमरा सेमीकंडक्टर में सारे जो इक्विपमेंट लगे हैं, ड्यू टू हाई वोल्टेज, ड्यू टू हाई वोल्टेज आपके जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, तो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट जितने भी हैं आपके, वो आपके डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी डैमेज, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो भी आपके डिवाइस है वो डैमेज हो सकते हैं ड्यू टू हाई वोल्टेज, ठीक है। ये आपके मेन इंपॉर्टेंट जो लिमिटेशन है। और थर्ड है कि इसको अपन को सारे इक्विपमेंट को एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी सप्लाई को देने की जरूरत पड़ती है, जो मैंने आपको बताया था, एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी सप्लाई रिक्वायर्ड। बाकी दूसरे में जो आपको ऑक्सिलरी सप्लाई है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। इस ऑक्सिलरी सप्लाई रिक्वायर्ड इन दिस स्टैटिक रिले, ये आपके लिमिटेशन और आपके एडवांटेज है, ठीक है। एक दो एडवांटेज आप नेट पे भी देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, बाकी मेन जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्टैटिक रिले, व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन, ठीक है।
तो आपके 4-5 नंबर का क्वेश्चन इस पर बन सकता है। ठीक है, ये क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, तो स्टैटिक रिले के अंदर अपन ये मैंने आपको बताया था एक इम्पोर्टेंट चीज, स्टैटिक रिले में अपन कंपैरेटर यूज में लेते हैं, बताया था मैंने आपको। तो कुछ कंपैरेटर के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैटिक रिले का ही पार्ट है, दैट इज कंपैरेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंपैरेटर्स। तो नेक्स्ट इज कंपैरेटर। ये सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज आप देख लेना, यहाँ पे लिखे हुए हैं सब। ठीक है, वो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट इज कंपैरेटर, राइट। अब कंपैरेटर कैसे काम करता है मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो कभी सिस्टम में कोई फॉल्ट आया, ठीक है, तो किसी भी सिस्टम में फॉल्ट आने पर अपन दो डिवाइसेज अपन की बात कर रहे हैं, वोल्टेज और करंट। ठीक है, वोल्टेज और करंट के साथ साथ यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर भी आएगा। वन इज वोल्टेज, मैंने आपको भी बताया, सेकंड इज करंट, एंड थर्ड वन इज मैंने आपको बताऊंगा यहाँ पर, देयर इज फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ये भी आपके पास चेंज होता है। ठीक है, वोल्टेज करंट एंड फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो जैसे भी सिस्टम में आया फॉल्ट, तो ये तीनों आपके जो क्वांटिटी आपके चेंज होगी ड्यूरिंग द फॉल्टी कंडीशन, नॉट इन द नॉर्मल कंडीशन। मैं अब नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर फॉल्टी सेक्शन और हेल्दी सेक्शन को अलग करने के लिए मेरे पास जो फेज एंगल है वो भी यहाँ पर चेंज होगा, उसका मुझे देखना पड़ेगा कि कितना यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या काम करेगा, उस फेज एंगल को भी मेजर कर सके। ठीक है, ठीक है, तो जो कंप्यूटर क्या काम करेगा कि वोल्टेज अपॉन, मैं वोल्टेज और करंट की बात कर रहा हूँ, तो वोल्टेज और करंट को ये कंप्यूटर क्या करता है, दो क्वांटिटी को ये कंपेयर करता है। वो मेरे पास एक वोल्टेज आया, एक बार करंट आया। ठीक है, उन दोनों को उसने मेजर कर लिया और कंपेयर करा, और कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद में जैसे ही मेरा जैसे कंपेयर करने में कुछ पर्टिकुलर आपके थ्रेशोल्ड वैल्यू से जैसे ही आपके इंप्रूव हुआ, तो क्या कर देगा कंप्यूटर, ऑपरेट हो जाएगा, राइट। तो उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे ये काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, देर इज टू टाइप्स ऑफ कंपैरेटर, वन इज एम्पलीट्यूड कंपैरेटर, वन इज सेकंड वन इज फेज कंपैरेटर, राइट। तो एम्पलीट्यूड कंपैरेटर किसके लिए काम आएगा, आइदर करंट और वोल्टेज मैग्नीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, राइट। तो एम्पलीट्यूड कंपैरेटर काम किसके लिए आएगा, इट इज फॉर द करंट एंड वोल्टेज, राइट, करंट और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, राइट, दिस इज द एम्पलीट्यूड कंपैरेटर। और जो फेज कंपैरेटर है, जस्ट कंपेयर द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज और करंट। और मैं जनरलाइज बोलूं, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटी जो आप कंपैरेटर में इनपुट पे दोगे, राइट। तो जो भी कंपैरेटर है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ दो क्वांटिटी दूंगा, उन दोनों को कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद में पता लगाएगा कि रिले को ऑपरेट करना है या नहीं करना है। और रिले कौन सी होगी, दैट इज स्टैटिक रिले, राइट। कंपैरेटर आर यूज्ड इन द स्टैटिक रिले। ठीक है, तो अब बात आती है कि एम्पलीट्यूड कंपैरेटर कब काम करता है और फेज कंपैरेटर कब काम करता है। तो सपोज मेरे पास कोई, मैं एक पेज देता हूँ बस आपको, पेज से समझाऊंगा तो आपको और चीजें क्लियर होगा। तो मान लो सपोज मेरे पास, फर्स्ट अपन बात करें एम्पलीट्यूड कंपैरेटर की। ठीक है, तो ये मेरे पास सपोज एम्पलीट्यूड कंपैरेटर है। तो एम्पलीट्यूड कंपैरेटर में सपोज मैंने यहाँ पर दो इनपुट दी, सपोज वी आर गिविंग टू इनपुट। अब दो इनपुट देने के बाद सपोज दिस इनपुट्स आर एम एंड एन। अब कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, कि वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, मैंने इसको जनरलाइज एम और एन मान लिया। ठीक है, कोई भी आपके पास हो सकता है। ठीक है, इसको जनरलाइज एम और एन मान लिया। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड कंपैरेटर कब काम करेगा, दैट प्रॉपर्टी ऑफ एम्पलीट्यूड कंपैरेटर इज ऑलवेज ऑपरेट व्हेन दिस एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन। क्या बताया मैंने, एम्पलीट्यूड कंपैरेटर ओनली ऑपरेट व्हेन इट्स एम इज ग्रेटर देन एन। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कंपैरेटर क्या काम करेगा, इन मैग्नीट्यूड्स को क्या करेगा, मेजर करेगा। ठीक है, मेजर करने के बाद में इसका जो मैग्नीट्यूड है, एम का जो जो मैग्नीट्यूड है, अब हम फेज एंगल की बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एम इफ ग्रेटर देन एन, देन दिस कंपैरेटर विल ऑपरेट। ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एम्पलीट्यूड कंपैरेटर। फर्स्ट थिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ फेज एंगल, फेज एंगल के बारे में पूछे उनको ये देखेगा भी नहीं एम्पलीट्यूड कंपैरेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको फेज एंगल को देखेगा नहीं। इसको मैं और अच्छी तरीके से डिफाइन करूं, तो यहाँ पर मैं मोर लगा लेता हूँ, सबको और इजीली क्लियर हो।
देयर इज मोड, नॉट फेज। फेज एंगल अपन यहाँ पे काउंट नहीं करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ फेज एंगल। ठीक है, अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, इस एम्पलीट्यूड कंपैरेटर ऑपरेट। इसी तरीके से अपन अगर फेज कंपैरेटर की बात करें तो फेज कंपैरेटर कब ऑपरेट करेगा, इस फेज कंपैरेटर कीबोर्ड से नहीं होगा, फेज कंपैरेटर। ठीक है, तो फेज कंपैरेटर काम कब करेगा, सपोज इसमें मैं दो इनपुट दे रहा हूँ, सपोज एम और एन, सपोज वी आर गिविंग टू इनपुट्स एम एंड एन। ठीक है, और सपोज इन दोनों एम और एन के बीच में सपोज फेज एंगल इज 5। सपोज एम और एन के बीच में जो फेज एंगल है उसको मैं नोट कर रहा हूँ 5 से। तो फेज कंपैरेटर ऑलवेज ऑपरेट व्हेन दिस फाई एंगल बिटवीन एम एंड एन, राइट, दोनों वोल्टेज भी हो सकते हैं, दोनों करंट भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, दिस फाई इज लेस देन 90 डिग्री। अगर मेरे पास जो फेज एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री होगा, तब भी आपका जो फेज कंपैरेटर वो आपका वर्क करेगा, ऑपरेट करेगा, राइट। तो सो देयर आर टू कंपैरेटर्स, एम्पलीट्यूड कंपैरेटर that measures the amplitude, compares the magnitude. If m is greater than n, magnitude of m is greater than magnitude of n, the amplitude comparator operate. And when we talking about the phase comparator, the phase comparator always operate when the phase angle between quantity m and n is less than 90 degree. If less than 90 degree, then phase comparator operates. There is a property of amplitude comparator or phase comparator. These comparator are used in the only the static relay, not other types of relay. ठीक है, तो ये तभी आपका ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो मैग्नीट्यूड है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ फेज एंगल है, मतलब फेज एंगल से उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो फेज एंगल कितना है, राइट। और यहाँ पर जो फेज कंपैरेटर है वो सिर्फ फेज एंगल मेजर करेगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि एम और एन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है। ठीक है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है एम्पलीट्यूड कंपैरेटर और फेज कंपैरेटर की। ठीक है, और ये इनको अपन चेंज कैसे करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी तो हो गया है, हो नहीं पाएगा, टॉपिक 10-15 मिनट का है। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट द एम्पलीट्यूड कन्वर्टर इनटू फेज कंपैरेटर एंड फेज कंपैरेटर इनटू एम्पलीट्यूड कंपैरेटर, राइट। इसको अपन कैसे अपन एक्सचेंज कर सकते हैं, कैसे अपन एक दूसरे में अपन शिफ्ट कर सकते हैं, अपन लास्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से अपन इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप यहाँ पर एम्पलीट्यूड कंपैरेटर फेज कंपैरेटर समझ सकते हो। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन होगी भाई, आपको ग्रुप में मैसेज नहीं आया क्या प्रिंट? आप पूछ रहे हो नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन होगी, ग्रुप में मैसेज आया ना, तो मैसेज नहीं पढ़ा आपने? कैसे क्वेश्चन पूछते हो आप? ग्रुप में मैसेज लिखा हुआ है साफ साफ चंद्रशेखर सर ने, डियर ऑल थर्ड बीटेक 6 सेमेस्टर क्लास विल बी commence from 18 Jan 2021 on offline mode in college campus। सर नोटिस तो नहीं आया अभी तक। तो नोटिस ये और क्या है, तुम्हारे घर पे जाके बोले कि क्लास अटेंड करो, ऐसा है नहीं क्या? सर, वो रिटर्न वाला आता है ना पेपर पे, कॉलेज की सील साइन वाला। एक नहीं मिनट नहीं, सर। हेलो हाँ हाँ, सर, जब छुट्टी होती है तब तो सर आप बोलते हो सर, ऊपर से नोटिस आया नहीं। हेलो। नहीं नहीं, आपको आपको अलग से बोलूं क्या, मैं ये बताओ, जब आप बोल चुके हैं, चंद्रशेखर सर कौन है?